गुड मॉर्निंग। आज हम जो कुछ करेंगे वो शायद बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी स्टूडेंट्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। कुछ ओवरलैप रीजन है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी में है आप, और बीएससी ऑनर्स का कोर्स है या नॉर्मल बीएससी कोर्स है, उसका जरा सा फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए क्विक रिकैपिचुलेशन, थोड़ा याद करें कि स्कूल में क्या पढ़ा था और उसके आगे काम करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, एक अजीब सा सवाल है जो कई बार जहन में आना चाहिए आपके। हमने क्या पढ़ा कूलम लॉ में? एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया? कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि मैंने यहां एक और चार्ज रख दिया Q3, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हुआ? वही इन दोनों के बीच में कि Q2 Q3 बटा R स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 दोनों की वजह से होगा। अब मान लीजिए और चार्ज रख दिए यहां खूब सारे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? यही तरीका है। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस की संख्या बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डू अ वेक्टर सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। और वो इतनी लार्ज क्वांटिटीज हो गई कि अपन कर ही नहीं पाते। तो मान लो ये चार्ज Q2 है, ये किसी सब्सटेंस में है, वैक्यूम में नहीं। यदि ये किसी सब्सटेंस में है, जिसको मैं एक शेडेड रीजन से यू शो कर देता हूं, तो इस सब्सटेंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्जेस हैं, और उन सब चार्जेस की वजह से यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उन सब चार्जेस की वजह से Q2 के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो उन सब चार्जेस के ऊपर से जो Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा, इन प्रिंसिपल में कैलकुलेट कर सकता हूं सुपरपोजिशन का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, और रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन कर सकता हूं और कर लेता हूं, इसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि जब बहुत सारी टर्म्स हो गई तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और है, वो क्या कि ये सारी बात मैंने कह तो दिया एटम और मॉलिक्यूल, लेकिन ये सारी बात उस जमाने की है जब एटम के स्ट्रक्चर हम जानते ही नहीं थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बोर्ड से आया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम उसके भी पहले से, है ना। तो फिर Q2 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगा, दैट आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, इज उसकी इस सब्सटेंस के लिए इन सब का एक एवरेज बिहेवियर हो गया, सच दैट द फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन 4 pi K epsilon 0 R square, where K is what is known as dielectric constant of this material. Now isn't this so wonderful? वो वक्त जब हम सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उस सब सब्सटेंस का कूलम फोर्स या फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के लिए उस सब्सटेंस का एवरेज बिहेवियर क्या होता था, वो सब इस कांस्टेंट के अंदर समावेश हो गया, एंड वी कुड डू दिस। तो ये है क्या चीज? इसको इवेंचुअली एट अ मोर फंडामेंटल लेवल समझना चाहेंगे कि K उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पे कैसे डिपेंड करता है ना। और धीरे धीरे हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह समझने लग गए, तो K को हम और फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में समझना चाहेंगे। जैसा कि अक्सर फिजिक्स में होता है, कोई भी बात समझी उसको और गूढ़ रूप से सीखना है, और गूढ़ रूप से सीखना है, और गूढ़ रूप से सीखना है। तो यही काम करेंगे आज। तो सबसे पहले लेट अस रिकॉल स्कूल एरिया ए। एक आपके पास सिलेंडर है जो पोलराइज्ड है इस डायरेक्शन, उसमें से आपने मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। कंप्लीटली ग्रिफिथ्स की किताब को फॉलो कर रहा हूं मैं। ये छोटा सा हिस्सा क्या है? ये छोटा सा हिस्सा, इसकी लंबाई L, एरिया है A। और यदि इसका कोई पोलराइजेशन है P, पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम P, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इसका डाइपोल मोमेंट होगा पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, D इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। लेकिन हमको यह भी मालूम है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यदि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, देन द डाइपोल मोमेंट इज Q इनटू सेपरेशन।
तो Q क्या है? P इंटू A इज इक्वल टू Q। तो ये जो पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया। बट पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बटा A। तो व्हाट इज द रिलेशन? वो देखना चाहें तो एक आसान तरीका है, आप कल्पना कीजिए कि आपके सिलेंडर का ये एरिया ऐसा है। अब इसके नॉर्मल किधर है? और यदि ये एंगल थीटा है, तो लाजमी बात है that this area of the end piece is equal to A बटा cos theta। और पोलराइजेशन है तो चार्ज जो इकट्ठा होगा वो तो सेम होगा, वही Q होगा। As a result, your polarization has become P is equal to Q upon A end, which is Q cos theta upon A। और Q upon A तो मेरा पोलराइजेशन था ही था, डॉट प्रोडक्ट और आ गया, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो डॉट प्रोडक्ट आ गया, सो सिग्मा इज इक्वल टू P डॉट N। तो वो cos थीटा ने क्या किया, ये हमको डॉट प्रोडक्ट दे दिया। सो द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा B इज इक्वल टू P डॉट N। तो यदि पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, उसकी वजह से उस वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए एक सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, विच इज इक्वल टू दिस। अब मान लीजिए पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बोले तो, कुछ भी हो सकता है बोले तो मतलब एक ये मेरे पास यहां चार्ज है, और हमने एक इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, या इसको चाहो तो एक शेल बना दो डाइलेक्ट्रिक, व्हाटएवर, डजंट मैटर। ये चार्ज है Q, और ये डाइलेक्ट्रिक शेल, इनर रेडियस आउटर रेडियस, डजंट मैटर। तो अब इस चार्ज का क्या प्रभाव होगा? इस चार्ज का प्रभाव होगा कि ये पॉजिटिव है तो यहां कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? वो जो पोलराइजेशन है, तो पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर होगा, दैट इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट व्हाट अबाउट चार्ज इनसाइड? इज देयर सरफेस पे तो वो है, लेकिन अंदर भी चार्ज होगा क्या? एंड द आंसर इज, आपको मालूम है कि यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो अंदर भी चार्ज होगा। और वो अंदर चार्ज कितना होगा? इन जनरल क्या होता है कि यदि पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है, तो जनरली सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी। यदि पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो अंदर वॉल्यूम चार्ज भी हो जाएगा, जगह जगह चार्ज इकट्ठा हो जाएगा पोलराइजेशन की वजह से, और वो जो वॉल्यूम चार्ज है वो कितना होगा? उतना ही होगा जितना सरफेस के बाहर फेंका गया। तो सरफेस के बाहर फेंका कहां गया? अरे बाबा, ये जो सरफेस चार्ज है, ये सरफेस चार्ज सरफेस के बाहर फेंका गया। यदि माइक्रोस्कोपिकली बात करेंगे तो ये कुछ एक एटम का डिस्टेंस इस तरह का होगा। As a result, all the charge which is contained into this is the charge which has gone out on the surface. Therefore, net bound charge, अब मैं कह देता हूं बाउंड चार्ज डेंसिटी डी टाउ इंटीग्रेट ओवर वॉल्यूम, और ये कितना है? ये वही है माइनस ऑफ जो बाहर गया, और माइनस ऑफ जो बाहर गया वो कितना है? P डॉट N, और आई शुड से P डॉट DA इंटीग्रल। बट P डॉट DA, E डॉट DA, इसका तो एक थ्योरम था। क्या थ्योरम था? आई कैन राइट दिस एज डाइवर्जेंस
of P d tau, where ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के इज बाउंडेड बाय दिस सरफेस एरिया। नतीजा हुआ रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। तो व्हेनेवर देयर इज पोलराइजेशन तो कुछ ना कुछ बाउंड चार्ज होगा। कुछ बाउंड चार्ज है सरफेस चार्ज, कुछ बाउंड चार्ज है जो वॉल्यूम चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पी डॉट एन। ध्यान रहे मैंने रिपीटेडली वहां कहा था यदि यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो, यदि यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है तो वो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ने क्या किया, यदि पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है तो डाइवर्जेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट रिंग इज जीरो, इसलिए बाउंड चार्ज डेंसिटी यहां पर जीरो आ जाती थी। इसलिए इसकी शायद आप लोगों ने पहले बात नहीं की। तो ये तो हमने इंट्यूटिवली यहां देख लिया, सीख लिया। इसको और रिगरसली मैथमेटिकली फिर करेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर यदि मैं पता करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो मुझे चाहिए चार्ज कितना है। सो आई विल से आई वांट टू नो टोटल चार्ज डेंसिटी इज रो फ्री प्लस रो बाउंड। सो आई नो epsilon divergence of E is equal to rho, which is rho F plus rho bound, और ये रो बाउंड है अभी अभी हमने देखा इंट्यूटिवली माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P। नतीजा हुआ ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन 0 E प्लस P इज इक्वल टू रो F। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो F। ये गॉसेस लॉ हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। तो ये हो गया आपका गॉसेस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल फॉर्म है इंटीग्रल D डॉट ds ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू Q फ्री। तो यदि मैं कोई सिस्टम लूं, ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, सेंटर में कोई चार्ज है Q जो फ्री चार्ज है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए लिखेंगे D इंटू 4 पाई R स्क्वेयर इज इक्वल टू Q फ्री। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम, therefore D is equal to QF upon 4 pi R square, and note that D is equal to this. So ये तो कूलम लाइक लॉ हो गया। लेकिन क्या इस D से मैं E निकाल सकता हूं? Recall that D is equal to, तो क्या D से E निकाल सकता हूं? ओनली इफ यू नो पोलराइजेशन, नॉट अदरवाइज। एंड इन जनरल नॉन सिस्टम्स के लिए पोलराइजेशन आपको मालूम हो जरूरी नहीं। इन सम केसेस यस इट इज पॉसिबल। तो ये तो ठीक है। जो ठीक नहीं है वो क्या? हमने कूलम लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम लेके ये काम भी किया था कि वी कुड से द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0 इंटीग्रल चार्ज डेंसिटी इन सम रीजन d tau dash upon r square। तो क्या मैं D के लिए भी ये कर सकता हूं? एंड द आंसर इज आप D के लिए ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते D के लिए ये काम? क्योंकि ये तो ठीक है, बट D के अंदर E और P दोनों है। तो E के लिए तो आपने ये काम कर दिया, P का क्या होगा? क्योंकि यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? एक कंडीशन हुआ करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन इज इफ कर्ल ऑफ P is equal to 0,
implies curl of D is equal to 0. बट यदि कर्ल ऑफ P 0 नहीं है तो कर्ल ऑफ D 0 नहीं होगा, और कर्ल ऑफ D भी यदि 0 नहीं है तो एडिटिव करके रिजल्टेंट D आप इससे नहीं पता कर सकते। कहने का मतलब है ये एप्सिलॉन 0 को गायब करके यदि आपने यहां D लिख दिया, A नहीं कर सकते। याद रहे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशंस देखी थी क्या? कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा यहां पर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमने कहा चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यही चीज हो जाएगा डेल dt ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द डिफरेंस सिग्मा फ्री अपॉन सिग्मा फ्री, दैट्स ऑल, सॉरी नो एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 इसमें समा गया, एप्सिलॉन 0 या जो भी होना आना था आ गया। व्हाट अबाउट द पैरेलल कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट के लिए हमारी क्या कंडीशन थी? याद रहे पैरेलल कंपोनेंट के लिए हमने कहा टिक 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 टिक, वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0, और वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0 मतलब E डॉट dl इज इक्वल टू 0। उसी से पैरेलल कंपोनेंट की कंडीशन निकली थी कि ये और ये पैरेलल कंपोनेंट यहां कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो डिफरेंशियल फॉर्म था, वो था कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। तो क्या वो पैरेलल कंपोनेंट के लिए मैं कह सकता हूं D के लिए कि D पैरेलल ऑन वन साइड इज इक्वल टू D पैरेलल ऑन साइड 2? एंड द आंसर इज नो। Why? Because curl of E is 0, but curl of D is not 0, and curl of D is equal to curl of P. क्यों? क्योंकि curl of D is equal to curl of E plus curl of P, and curl of E is 0. तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे चेंज होगा? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी D parallel 1 minus region 1 region 2 is equal to polarization vector 1 minus polarization vector। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस में क्या D E को रिप्लेस कर देता है हर तरीके से? द आंसर इज नो। Why? Because for uniform polarization जब कर्ल ऑफ P इज इक्वल टू 0, ऐसी स्थिति में जरूर है कि आई कैन राइट इट एज D कैन रिप्लेस E इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Now this was good to understand। ये सब समझने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम बड़े हो गए, BSc में आ गए, MSc में आ गए, तो ऐसी स्थिति में हमको इसको मैथमेटिकली और रिग्रेसली करना है। तो ये का ये काम करेंगे, लेकिन उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इंट्यूटिव कम होगा, पिक्चर कम बनाएंगे, गणित ज्यादा करेंगे, एंड दैट इज अ रिग्रेस वे ऑफ डूइंग। रिकॉल V at any point R is 1 upon 4 pi epsilon 0 P dot R। ये हम कई बार कर चुके हैं, तो अब हम कहते हैं चलिए क्या कीजिए, कोई फाइनाइट वॉल्यूम ले लीजिए, ये मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, इस पॉइंट पर R पर मैं पोटेंशियल पता करना चाहता हूं, किससे? इस वॉल्यूम की वजह से। तो इस वॉल्यूम में क्या है? कोई पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, P पोलराइजेशन पर 1 यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने थोड़ा सा कोई वॉल्यूम लिया, कितनी दूरी पर? यह है R प्राइम दूरी पर, और यहां पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? P।
इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? इसका डाइपोल मोमेंट हो गया P इंटू d3r। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा V at a distance r with respect to my origin is 1 upon 4 pi epsilon 0। डाइपोल मोमेंट की जगह मैं लिखता हूं इंटीग्रल P, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, टाइम्स d tau डैश, और वेक्टर कौन सा लेना है? ये वेक्टर लेना है, डॉट r माइनस r प्राइम डिवाइडेड बाय looks good। तो कंसिडर द वेक्टर मॉड्यूलस r माइनस r प्राइम। ये क्या हो जाएगा? x माइनस x प्राइम स्क्वायर प्लस y माइनस y प्राइम स्क्वायर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वायर। एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं पता करता हूं व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ यानी इसका ग्रेडियंट पता करना है। एंड ग्रेडियंट पता करना है मतलब आई विल हैव कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स I do this exercise, okay, and what I get is gradient of this quantity is minus स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब्स्टिट्यूट कीजिए डेल बाय डेल एक्स के लिए, डेल बाय डेल वाई के लिए, एंड you'll get it। बट ग्रेडियंट मैंने किसके थ्रू, किसके ऊपर लिया? इस फंक्शन के ऊपर। एंड ग्रेडियंट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, but I can also differentiate it with respect to r prime, which means I can take a gradient prime तो क्या लगता है इसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा? इस टर्म को देख के लगता है सब कुछ एक ही है, विद वन स्मॉल डिफरेंस। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने बैठते हैं तो हम लिखते हैं 2x माइनस एक्स प्राइम, फिर इसका डिफरेंशियल या इसका डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल और इसके डिफरेंशियल में फर्क क्या आ गया? माइनस साइन का, which means essentially this quantity is just minus of gradient of, which means यदि ग्रेडियंट ये है तो ग्रेडियंट प्राइम क्या हो गया? इक्वल टू प्लस ये हो गया। So, ये जो है r माइनस आर प्राइम बटा r माइनस आर प्राइम क्यूब, ये तो यही है। तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं क्यों? क्योंकि ये था, इसके लिए मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एक काम और करते हैं जो ग्रिफिथ्स ने किया है, कहा नहीं है लेकिन किया है। क्या? उसने कहा ये चार्ज है, ये ओरिजिन है, तो उसने ये ओरिजिन ही यहां बिठा दिया, मतलब हर जगह r प्राइम जीरो ही हो गया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेडियंट प्राइम। प्राइम मींस यू आर इंटीग्रेटिंग या डिफरेंशिएटिंग ओवर द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन r प्राइम का मान जीरो कर दिया। तो ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर। सो ग्रिफिथ का अभी ये थोड़ा सा मैंने ग्रिफिथ से चेंज कर दिया था इसको समझने के लिए कि ये माइनस साइन कैसे आता है। बट गोइंग बैक टू ग्रिफिथ्स नोटेशन, वी हैव दिस एज इंटीग्रल p डॉट
Now remember, gradient, divergence of a function f and a vector a. ये क्या देता है? ये हमको देता है f divergence of a plus a dot gradient of f, which means I can write a dot gradient f as minus equal to this, और a dot gradient f, a dot gradient 1 upon r. So इस क्वांटिटी के लिए मैं ये लिख देता हूं. So VR becomes 1 upon 4 pi epsilon 0 integral तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या देगा? डाइवर्जेंस ऑफ E ओवर अ होल वॉल्यूम. तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या देगा? ये क्वांटिटी देगी बट मेरा f क्या है? मेरा f है 1 अपॉन r, और a क्या है? मेरा a है p. तो f है 1 अपॉन r और a है p. f है 1 अपॉन r और a है p. और ये मैं जानता हूं क्या कि पोलराइजेशन वेक्टर जो है दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इधर ले लिया तो इट इज जस्ट सिग्मा ds अपॉन r. और ये क्या है पोटेंशियल के लिए? ये ऐसा लगता है कि कोई चार्ज डेंसिटी है रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय r. तो यानी ये मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई विद अ माइनस साइन. सो आई से दिस इज प्लस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाउंड वेयर कैसे आया? क्योंकि ये जो टर्म थी, क्या टर्म थी? वापस देखो, ये माइनस है, यहां है डाइवर्जेंस ऑफ P. और किसी भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? डेंसिटी बटा r इंटू डी टाउ. तो वो डेंसिटी क्या हो गई ये? लेकिन माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन नहीं आया क्योंकि पोटेंशियल लिखने में माइनस साइन नहीं आना चाहिए. तो हमने डेंसिटी को कह दिया ये क्वांटिटी डेंसिटी हो गई. तो इंट्यूटिवली यही तो पता किया था अभी. इस सब काम का फायदा क्या हुआ? इस सब काम का फायदा यह हुआ कि या तो मैं शुरुआत में यहां से, विच मीन्स आई कैन से P डॉट R d टाउ डैश इंटीग्रल, ऐसे पोटेंशियल पता करूं, और या फिर ये पूरा काम करने के बजाय पूरे वॉल्यूम के ऊपर एक डाइपोल मोमेंट इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम से टिक 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 हर वॉल्यूम से पोटेंशियल पता करके सारे पोटेंशियल जोड़ दिए, स्केलर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट कर दिया. या दूसरा है कि मुझे P मालूम है, उससे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर ली और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता कर ली, और ये दोनों मालूम चल गए तो पोटेंशियल स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे कैलकुलेट कर लिया. So this is the biggest advantage of relating or finding the relation between polarization density or surface charge density या volume charge density.